चले ये जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली मिड के बाद सारी चीज़ें हमने स्टार्ट करनी थी। इसमें हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सर्किट एनालिसिस। तो अभी तक जो आप लोगों ने जो चीज़ स्टडी की है या सीखा है वो आपने लोड फ्लो एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन की थी या उसके मेथड डिटरमाइन किए थे। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लें। बताएं अभी तक हमने क्या कवर किया कोर्स में। जी, कौन बताएगा? आमना, आप बताओ। सर हमने पावर फ्लो एनालिसिस, लोड फ्लो एनालिसिस और पर यूनिट सिस्टम और कहते हैं डायरेक्शंस ऑफ पावर फ्लो, ये चीजें सारी पढ़ी हैं। गॉस सीडल मेथड। नहीं, हमारा पर्पस क्या था जो हमने स्टडी परफॉर्म की उसकी एनालिसिस अगर हमने करनी हो पावर सिस्टम एनालिसिस में, तो व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द स्टडी व्हाट वी हैव डन सो फार। जी बताएं, कोई और बता सकता है? जेवेरिया आप बता दें। सर बेसिकली ये था कि पावर फ्लो एनालिसिस करना था हमारा। बेसिकली ये मेन कंसर्न था कि पावर हमारे पास सिस्टम में कहाँ से जनरेट हो रही है और कहाँ जाके फ्लो हो रही है, कौन सी बस बार हमारे पास पावर कंज्यूम कर रही है और कौन सी बस बार हमारे पास पावर जो है वो फीड कर रही है। और साइन कन्वेंशन हमने देखे थे बेसिकली कि अगर लोड ओरिएंटेड होगा तो साइन कन्वेंशन हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर जनरेटर ओरिएंटेड होगा तो साइन कन्वेंशन हमें किस तरह से पता चलेगी कि पावर अगर नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है, मतलब पावर फ्लो हो रही है या फीड हो रही है। तो हमने इस चीज़ को देखा था। सही। आप लोगों ने में से किसी ने पाकिस्तान का नेटवर्क देखा है कि पाकिस्तान का ट्रांसमिशन नेटवर्क एनटीडीसी की वेबसाइट पे जाके किसी ने डाउनलोड किया? सर लास्ट टाइम तो हमने बस वो जो आपने मॉडल बताया था, ऑनलाइन जो मॉडल दिखा रहे थे कि पावर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो यूके का बताया था, बस वही वो तो पता है। यूरोप पाकिस्तान यूरोप वाला। का था ना, वो यूरोप का जी था। जी चले जी, मैं आपको पाकिस्तान एक का नहीं अभी पता। आज थोड़ा सा पाकिस्तान का नेटवर्क दिखा देता हूँ अगर आप लोगों ने नहीं देखा। मैं वो थोड़ा क्लीन सा देख रहा हूँ, मेरे पास कहीं पड़ा होगा। लेकिन बेसिकली आइडिया वो आपको देने का है कि जो आपको पूरा सिस्टम जो है ना आपको थोड़ा सा समझ आए। ठीक है, लेट मी सी। ओके, चले पहले ये रफ सा देख लें, उसके बाद कोई अगर मुझे दोबारा मिलता है तो मैं दिखाता हूँ। पीडीएफ फाइल नज़र आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, ये एक पाकिस्तान का नेटवर्क है, पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है। ये थोड़ा सा पुराना है। पुराना मींस मतलब उसको यूँ कह लें कि मतलब ट्रांसमिशन लाइन की फॉर्म में इन्होंने नहीं ड्रॉ किया हुआ। मेरे पास एक और पड़ा हुआ है जो कि इसमें डिटेल नेटवर्क बताता है कौन सी ट्रांसमिशन लाइन किधर है, वो मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगा। तो इसका थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लें। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कराची, फ्रॉम द लोअर साइड। इसमें जो नेमिंग कन्वेंशन है, अगर आप इसको यहाँ पे गौर करें तो जो ग्रिड स्टेशन है ये बेसिकली मैंने आपको बताया था ट्रांसमिशन लाइन। हमारे पास तीन किस्म की लाइंस होती हैं ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जिसको कहेंगे, या हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होंगी। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस आती हैं जो कि मीडियम वोल्टेज होती हैं। और फिर उसके बाद आपके पास लो वोल्टेज सिस्टम आता है जो आपका हाउस होल्ड या जो लो लेवल वोल्टेज के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो ये जो सिस्टम यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम दिखाई है ये बेसिकली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की है। इसमें जो अगर आप लेजेंड देखें तो यहाँ पे बताया ये ट्रांसमिशन लाइन अगर ग्रीन है, बोल्ड ग्रीन है, तो दैट वुड बी 500 kVA, बट इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन और प्लान। और अगर ब्लैक कलर में होगा तो इसको एग्जिस्टिंग होगा, यानी कि वो ट्रांसमिशन लाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी।
इसी तरीके से 220 kV की थोड़ी सी लाइट लाइन है और 66 kV या 132 kV की ट्रांसमिशन लाइन है, तो दैट इज आल्सो अ लिटिल बिट लाइटर लाइन। इसके अलावा इसमें उन्होंने बताया गया है कि ग्रिड स्टेशन। सो ग्रिड स्टेशन क्या होते हैं? जहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज लेवल्स होते हैं वो चेंज होते हैं, मीन्स आइदर 500 to 220 kV या 220 से 132 kV, so these are the grid station. So if I say okay this is the 500 kV grid station, तो डायग्राम में आपके पास जो ग्रीन कलर का बोल्ड या अगेन यहाँ पे जो ग्रीन और ब्लैक में डिफरेंशिएशन है वो आपकी एग्जिस्टिंग और अंडर कंस्ट्रक्शन सबस्टेशन को वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो बिगर सर्कल होगा उसका मतलब दैट इज फॉर 500 kV, इसका मतलब यहाँ पे 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन आ रही है और वहां से 500 to 220 में कन्वर्ट हो रही होगी। और अगर 220 kV का है तो ऑब्वियसली 220 का मतलब होगा 220 से 132 kV के ऊपर वो ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा। इसी तरीके से पावर प्लांट्स अगर कहीं लगे हुए हैं तो वी हैव हाइड्रो पावर प्लांट, वी हैव द सिंबल फॉर दिस रेक्टेंगल, and if we have some thermal then we have a triangle symbol for that, and if we have a nuclear then this would be something like star. Okay, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। Okay. Yes sir. चलिए अगर ये हम डायग्राम देखें थोड़ा सा, ये पाकिस्तान में, तो हमारे पास यहाँ पे कराची का एरिया है, कुछ हैदराबाद, और ये बेसिकली हैदराबाद का रीजन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रीन लाइंस हैं दीज आर 220 kV or 132 kV maybe, that would be that these lines are 220 kV, ठीक है, and these lines are 66 kV और 132 kV। बेसिकली जो आपका हैदराबाद का जो सबस्टेशन है वो कंट्रोल करता है ये तमाम रीजन्स को। ये मैं आपको हैदराबाद का फिर डिटेल में भी दिखाऊंगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो वहाँ पे ये 66 kV की ट्रांसमिशन लाइन है, लेकिन वो इन फ्यूचर तमाम 66 kV की लाइंस को रिप्लेस करके 132 kV लाइंस में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम अपर रीजन की तरफ जाना शुरू कर दें तो हमारे पास जो एक मेन ट्रांसमिशन लाइन जिसको बैकबोन आप कह सकते हैं वो 500 kV की होती है और 220 kV की भी होती है। तो यहाँ हमारे पास ये 500 kV के सबस्टेशंस हैं that are connecting big cities to each other. For example, Karachi to Hyderabad here, and then we have a Dadu, and then we can keep going to Guddu and all this. Overall, जितना भी transmission network है, we can connect to each other. And over here you can see the मुल्तान region, यहाँ आपके पास multiple जो थर्मल पावर प्लांट है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर इसके बाद आपके पास हाइड्रो पावर है, कुछ इसमें लोकेशन सही नहीं है लेकिन इट गिव यू एन ओवरव्यू कि आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ओके अच्छा, इसी तरीके से अगर हम जाएं डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे यानी कि हेस्को की तरफ, तो हेस्को में आपके पास जिसका जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। जी नजर आ रहा है? जी सर। ये वही नेटवर्क है जो हमने अभी पिछली डायग्राम में थोड़ा सा ओवरव्यू में देखा था, उसको थोड़ा सा जूम इन किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो शहर हैं उनकी लोकेशन भी आइडेंटिफाई की है कि कौन सी लोकेशन में कहाँ पे वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सो इफ वी गो मोर इनटू डेप्थ, so you can see these legend is over here. So if we have a yellow color then it means 66 kV transmission line. So you can see these are the 66 distribution line. It's a bit old and you can see यहाँ पे जो आपके पास जो डैश लाइन के मतलब है ब्लू कलर में कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन होगा। तो लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन ब्लू का मतलब ये है कि दैट इज 132 kV, जितने भी 66 kV है वो इसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं विद 132 kV के साथ। पॉसिबल है इन्होंने तमाम कर दी हो क्योंकि ये जो नेटवर्क है इस बिट ओल्ड, ये आपके पास तकरीबन 2013 का डाटा है। सो दैट एंड दिस इज आल्सो द एक्सपेंशन प्लान अप टू 2020। इसका कोई लेटेस्ट मुझे नहीं मिला तो आई एक्सपेक्ट कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह इसी कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, तो मकसद ये है एट द एंड
जो हम लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं उसमें ये होता है कि इस पूरे नेटवर्क को हमने फॉर्मुलेट करना होता है, ठीक है। ये जो सर्कल्स हैं दिस रिप्रेजेंट योर बस बार्स, ओके। और ये जिसमें जो ट्रांसमिशन लाइन है इसको आप केबल से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ये शहर है, पिटारो है, मीरपुर खास है, ये यहाँ पे अगर आप देख लें, या उमरकोट है, तो ये आपके पास लोड के तौर पे बिहेव करेंगे। So your target is to determine the steady state behavior of this network, means आपके पास लोड फ्लो जो भी है वो कितना होगा, कि किस ब्रांच के ऊपर कितना लोड फ्लो आ रहा है, कौन सी लाइन ओवरलोड हो रही है, कौन सी ओवरलोडिंग नहीं हो रही, जिसमें कौन सी बस बार के ऊपर वोल्टेज डाउन हो रहे हैं या अप हो रहे हैं, ठीक है जी। बात समझ आई? यस सर। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ, चाहे मैटलैब हो या एनीथिंग एल्स, कोई और नेटवर्क क्यों ना हो, कोशिश करेंगे आपको पावर फैक्ट्री जो लैब में मौजूद है हम उसको उसके ऊपर आपको काम करने की मतलब मौका दे। उसके ऊपर मैंने ये एक यूँ समझें एक नेटवर्क डिज़ाइन किया। ये हेस्को का पूरा नेटवर्क है, ठीक है। सो आई रिप्रेजेंट दिस बस बार विद द सबस्टेशन एंड आई हैव सम लोड्स कनेक्टेड टू इट। नज़र आ रहा है आपको सारा कि नहीं? जी सर, आ रहा है। ठीक है। सो इफ आई कैलकुलेट द लोड फ्लो फॉर दिस सिस्टम, तो आई कैन आइडेंटिफाई यहाँ पे जितनी ये तो खैर पैरामीटर्स आ रहे हैं, ये आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी लाइंस जो है मेरी ओवरलोड हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ओवर हेयर, so here I have for loading I can keep it, so यहाँ तकरीबन 99.1% जो है वो सिस्टम मेरा ओवरलोड हो रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस मीन्स कि मैं अपने सिस्टम में ये कह सकता हूँ कि मुझे अगर अपना और लोड इंक्रीज करना है तो मेरी ये वाली जो लाइन होगी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट इंक्रीज दिस लोड अ लिटिल बिट, इसको मैं 1 की जगह 5 कर देता हूँ। well it's affect somewhere else, इसमें okay, let's say I turn off this grid, क्रिएट करना चाह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस सिस्टम से देयर इज एन एरर, मतलब कोई प्रॉब्लम सिस्टम में आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम वोल्टेजेस जो है आपके सिस्टम्स के दे स्टार्ट ड्रॉप्ड अप टू 0.76 per unit, ठीक है। So this means these are now the critical buses, I need to improve them, and some of the lines for example over here they get overloaded। ओवरलोडिंग का मतलब मैंने असाइनमेंट्स में आपको दिया था, शायद आपको समझ आया ना हो। उसमें ये चीज़ थी कि अगर आपके पास जो एक्चुअल करंट है, यहाँ पे आपका एक्चुअल करंट है 0.381 किलो एम्प्स, ठीक है, क्या वो आपकी केबल की रेटिंग से ज़्यादा फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस वक्त अगर हम चेक करें कि जो रेटेड वैल्यू हमारे पास जो केबल की है दैट इज़ अबाउट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसमें लेट मी चेक कहाँ होता है, ये कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसमें तकरीबन जो एक कंडक्टर है यहाँ पे आपके पास जो करंट कैरी कर सकता है वो 0.313 किलो एम्स है। सो एक्चुअली में हमारा जो सिस्टम में करंट फ्लो हो रहा है दैट इज अ बिट हायर, तो उसका रेशियो निकाल लें, यानी कि 0.381 डिवाइडेड बाय 0.313, सो आपके पास इसकी लोडिंग आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 आप कीजिएगा। सो दिस आल्सो मींस दैट वी हैव टू इम्प्रूव दिस लोडिंग एज वेल। सो इसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, या तो आप जनरेशन इंक्रीज करते हैं या फिर लोड की मैनेजमेंट के मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक लोड को दूसरे ट्रांसमिशन नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट करते हैं, या फिर आप लोड शेडिंग वगैरह भी इस चीज़ को कर सकते हैं।
ठीक है, तो एप्लीकेशन आपको समझ आ गई जो हमने लोड फ्लो कैलकुलेशन की थी। बेसिकली बिहाइंड दिस सॉफ्टवेयर आपके पास लोड फ्लो एनालिसिस हो रही है। मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक गॉस साइडल मेथड और एक आपको बताया था क्या नाम है उसका, न्यूटन रेफरेंस मेथड। जी, तो इसमें जो मेनली अप्लाई होता है वो न्यूटन रेफरेंस मेथड है। ठीक है, जगह यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन रेफरेंस मेथड अप्लाई किया। इस रेफरेंस मेथड को हम पावर इक्वेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या करंट की इक्वेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट डजंट मैटर यू यूज इन न्यूटन रेफरेंस और गॉस साइडल मेथड, बट द पर्पस आपके पास दोनों का सेम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो आपको मैं कोशिश करूंगा एक क्लास या दो क्लास, हमारे पास लाइसेंस है, ऑफिशियल लाइसेंस है पावर फैक्ट्री का यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हम उसमें इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलें। तो ये तो एक चीज होगी, फर्स्ट स्टेप हो गया आपका कि हमने लोड फ्लो एनालिसिस करनी है ताकि स्टडी स्टेट बिहेवियर हम नेटवर्क को एनालाइज कर सकें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टडी आती है दैट वुड बी कॉल्ड अ शॉर्ट सर्किट एनालिसिस, एंड नाउ वी विल डू दिस स्टडी कि हम इसको देखेंगे इसमें कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट करंट और मतलब उसके क्या मेथड्स हैं, हम सिर्फ यहाँ तक इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि हमारे पास कि जो भी इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है उसको हमने प्लान करना होता है, या उसकी प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है, कंस्ट्रक्ट करना है या कमीशन करना है इस तरीके से कि हमारा जो सिस्टम है वो सेफ भी हो, रिलायबल भी हो और इकोनॉमिकल सप्लाई भी वो लोड को प्रोवाइड कर सके। तो इसमें जो हमारे पास जो चीज़ चाहिए होती है वो नॉलेज चाहिए होती है किस चीज़ की, कि लोडिंग ऑफ द इक्विपमेंट, कि लोडिंग कितनी हो रही है इक्विपमेंट की, और हमने ये भी देखना होता है इसके जो फोरसीन फ्यूचर है उसमें उसकी लोडिंग कितनी इंक्रीज हो सकती है, जैसे लोड फोरकास्टिंग जो हमने स्टडी स्टेट एनालिसिस में किया था। तो ये तमाम चीज़ें जो डिसाइड करती हैं कि जो इक्विपमेंट आपने इस्तेमाल करना है उसकी रेटिंग क्या होगी। ठीक है, पावर एंड जैसे अभी आपने मैंने आपको एग्जांपल दी केबल की, फिर मैंने आपको एग्जांपल दिखाई मतलब जनरेटर है या उसकी लोडिंग आपने उसकी क्या डिफाइन करनी होगी। इसके साथ साथ ये तो स्टडी स्टेट का प्रोस्पेक्ट हो गया, फिर उसके साथ साथ आपने कंपोनेंट की शॉर्ट सर्किट एनालिसिस भी परफॉर्म करनी है और आपने ये देखना है कि अगर सिस्टम में कभी फॉल्ट आता है, फॉल्ट से मुराद कोई केबल बर्न आउट हो जाती है या माल फंक्शन होता है किसी ट्रांसफार्मर का, तो उस सूरत में सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा, और अगर शॉर्ट सर्किट आएगा तो क्या आपके पास जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं वो अगर ट्रिप नहीं करती तो कि आपके कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं वो बर्न आउट होने के चांसेस होते हैं। सर यहाँ तक बात क्लियर है, आपको समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। ठीक है, अच्छा ये जो फॉल्ट्स हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स वो एक्ट हो सकते हैं आइदर इंटरनल फॉल्ट की वजह से भी आ सकते हैं या आपके एक्सटर्नल फॉल्ट्स, मसलन लाइटनिंग स्ट्राइक या स्विचिंग सर्ज कह सकते हैं, या उसमें आप ये भी कह सकते हैं कोई दरख्त अगर आपके पास केबल पे गिर जाता है, एनी अदर डैमेज, कोई ट्रक है या कोई चीज़ आपके पास पोल के साथ कोलाइड करती है, तो उस सूरत में जो शॉर्ट सर्किट क्रिएट होते हैं। इसके अलावा इसमें जो शॉर्ट सर्किट अकर करने का जो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो फेलियर आ सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट की इंसुलेशन में या उसके ऑपरेशन में, तो उसकी या तो इंसुलेशन कंटेमिनेट हो सकती है के वक्त के साथ साथ, या ओवरलोडिंग की वजह से, मतलब अगर आप 100% केबल के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो उसकी जो आप उसको फुली स्ट्रेस दे रहे हैं केबल को, तो उस सूरत में भी आपके वक्त के साथ साथ इंसुलेशन बर्नआउट हो सकती है, तो उस सूरत में आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट अकर हो सकता है। नॉर्मली जो आपका रिजल्टिंग शॉर्ट सर्किट करंट होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, वो क्वाइट लार्ज होता है आपके स्टडी स्टेट करंट के लिहाज से। सो इट्स सिवियर in nature, so short circuit may be severe order of magnitude larger than normal operating current,
and it caused the thermal damage to the equipment. और उसमें जो शॉर्ट सर्किट रिजल्ट एक्ट होता है, नॉर्मली जो हम इसको डिटरमाइन करते हैं वो हम डिटरमाइन करते हैं कि जो आपके पास सिंक्रोनस मशीन है उसके क्या इंटरनल वोल्टेजेस हैं, और वो डिपेंड करता है कि जो सिस्टम्स की जो इम्पिडेंसेस हैं बिटवीन द मशीन एंड द फॉल्ट, तो उसके दरमियान वो इम्पिडेंस क्या है, तो उससे उस जो करंट है शॉर्ट सर्किट उस इम्पिडेंस की वजह से लिमिट होता है। डायग्राम में अगर मैं सिंपल डायग्राम बनाऊं तो लेट्स अज्यूम इफ यू हैव let me change the color. Okay, ओके नजर आ रहा है, डायग्राम नजर आ रही है? सर बस जो लाइन बनाई है थोड़ी बहुत नजर आ जी रही है। मैं इसको ठीक करना चाह रहा था। तो लेट्स अज्यूम, क्या चक्कर है, ओके लेट्स अज्यूम वी हैव अ ग्रिड। मैंने आपको मॉडल बताया था कि सिंक्रोनस मॉडल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी सिंक्रोनस जनरेटर का इंटरनल मॉडल क्या होगा। वी हैव अ सोर्स and then we have a internal impedances of a generator, and if we have some transformer then we have an impedance of transformer, and then we have an impedance of the transmission line, and if there is some load over here, so this would be the x length, and if the fault is here, so आपके पास जो इसमें जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा वो लिमिट होगा इसके इंटरनल वोल्टेज की मदद से, और ये आपके ट्रांसमिशन इम्पिडेंसेस की वजह से। इसकी अगर सिंगल लाइन डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगी। We have a generator, we have transformers, and we have a transmission line, and there is a load connected. So above impedance diagram is the one for this single line diagram, and if there is fault at this load bus, so the question is how much short circuit current will flow in this branch, because there is no other path, यहाँ से कोई सोर्स नहीं लगी हुई, कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ से शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो नहीं करेगा। तो शायद मैंने जो कंपोनेंट की मॉडलिंग जब आपको मैं बता रहा था तो उस वक्त मैंने बताया था कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो नॉर्मली फ्लो होता है आपके मेन सोर्सेज की वजह से। तो थोड़ा सा रिकॉल करें, मुझे बताएं कौन कौन सी सोर्सेज हैं जिसको हम कंसीडर करेंगे शॉर्ट सर्किट करंट के लिए। जी जी आमना बताएं। सर एक तो ये सोर्स होगी और जनरेटर हो गया, और इक्विवेलेंट मॉडल मैंने आपको बताया था ना, जो भी कंपोनेंट मॉडलिंग जब हमने टॉपिक बताया था कि कंपोनेंट की मॉडलिंग कैसे करनी है, उसका इम्पिडेंस डायग्राम जो ड्रॉ करने का मैंने कहा था। ग्रिड, एक ग्रिड होगा, ग्रिड ठीक है, ट्रांसफार्मर थे। नहीं ट्रांसफार्मर तो पैसिव एलिमेंट हो गया ना, मैं सोर्स की बात कर रहा हूँ। तो ग्रिड है, ट्रांसफार्मर, तो ग्रिड हो गए, आपके पास जनरेटर हो गया, और लोड हो गया, सोर्स बास केसेस में कन्वर्टर्स, ठीक है, अगर विंड टर्बाइन उसके साथ लगा हुआ है तो कन्वर्टर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। डिपेंड करता है, कुछ स्टडी में कंसिडर करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं, यानी कि मैक्सिमम अगर शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है तो उसमें कंसिडर करेंगे, और अगर मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट लेना है तो उसमें हमने कंसिडर नहीं करना। दूसरा, मोटर्स भी हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है उनके साइज के ऊपर, ठीक है। तो इनिशियल लेवल में मेन एलिमेंट तो आपके पास ये दोनों ही है, ग्रिड है और आपके पास ये जनरेटर है। एंड अगेन जो वही मैंने जो पॉइंट सेकंड मैंने बताया कि जो आपका शॉर्ट सर्किट करंट जो लिमिट होगा वो इम्पिडेंसेस की वजह से होगा, एंड डिपेंड ऑन दिस, अगर वो मैच नेटवर्क है तो थेवेनिन इम्पिडेंस होगी इस बस बार के ऊपर। ओके नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। उसके अलावा क्या होगा शॉर्ट सर्किट की वजह से कि वाइंडिंग एंड बस बार में आल्सो सफर
मैकेनिकल डैमेज ड्यू टू हाई मैग्नेटिक फोर्स ड्यूरिंग फॉल्ट। तो जब भी फॉल्ट करंट प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से हाई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो बस बार है उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स डेवलप होती है। ठीक है, वो भी हमने कैलकुलेट करनी होती है बाज़ दफ़ा बेस्ड ऑन द शॉर्ट सर्किट करंट। तो जो मैकेनिकल जो उसके जो कनेक्टर्स होते हैं या नट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, वो भी हमने उसके मुताबिक प्लान करने होते हैं। स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV का मतलब स्टैंडर्ड हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स इज डिजाइन टू क्लियर फॉल्ट विद इन 3 साइकिल। अच्छा, प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट में मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, वैसे ये शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रोटेक्शन का है। प्रोटेक्शन में होता है कि जब आपने किसी भी इक्विपमेंट्स को फॉल्ट के लिए प्रोटेक्ट करना है तो उसको मैं कहते हैं 3S। 3S उसमें हमने डिजाइन करना है। 3S का मतलब क्या है? एक S है सेफ्टी, ठीक है। सेकंड S है आपके पास स्पीड, ठीक है। और थर्ड S है आपके पास सिलेक्टिविटी। थ्री एस कौन कौन से हैं हमारे पास? 3S का मतलब क्या है कि एक हमारा जो सिस्टम है, जो भी काम हम बनाएं उसको कहें सेफ्टी हो, उसमें सिलेक्टिविटी हो और उसमें स्पीड हो। स्पीड का मतलब क्या है कि जैसी फॉल्ट हो उसके इमीडिएटली हम उसको ट्रिप करें। सेफ्टी का मतलब क्या है कि अगर फॉल्ट आए तो ऑपरेशनल शुड वर्क, कि मतलब उसको सेफली उसको रिमूव करे, वो ऑपरेट करे। ये ना होगा माल फंक्शन हो गया आपका प्रोटेक्शन सिस्टम। प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या आएगा? ब्रेकर्स, अगर आप इसमें सर्किट ब्रेकर्स को आप ले लें। और सिलेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो सा ब्रेकर आपने ट्रिप करना है सिर्फ वही ट्रिप हो। मसलन ये बस बार है दो, तो एक ब्रेकर आपका इस पॉइंट पे लगेगा और एक ब्रेकर आपके पास इस पॉइंट पे लगेगा। अगर आपके पास ये मेन सोर्स है, सिंगल सोर्स है, और फॉल्ट इस पॉइंट के ऊपर है, तो फॉल्ट आइसोलेट करने के लिए सिर्फ ये ब्रेकर ओपन करना काफी होता है। अगर ये वाला भी ओपन हो रहा है एक साथ ही तो ये सिलेक्टिविटी फुलफिल नहीं हो रही। तो सिलेक्टिविटी में मतलब ये है कि जो हमें एक चीज ऑपरेट करनी है, मतलब ये उसको ऑपरेट करे। लेट्स से इन एनी केस ये आपके पास जो है ब्रेकर माल फंक्शन हो जाता है, तो हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट है सेफ्टी मस्ट बी इंश्योर्ड। तो ये जो ब्रेकर है ये इसके बैकअप के तौर पे काम करेगा कि इन केस अगर ये फॉल्ट जो है ये माल फंक्शन होता है या फॉल्ट को क्लियर नहीं करता, तो दिस ब्रेकर शुड बी एबल टू ओपन इट, ठीक है। तो दिस इज लाइक अ बैकअप ऑफ इट, और विद सम टाइम डिफरेंस ये उसको ट्रिप करेगा। अदर वे अराउंड अगर मैं यहाँ पे फॉल्ट लेके आता हूँ तो ऑब्वियसली देयर इज नो सोर्स ओवर हियर, तो सिलेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट से प्राइमरीली आपके पास ये वाला जो ब्रेकर है उसको ट्रिप कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है कि स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इज डिजाइन टू क्लियर फॉल्ट विद इन 3 साइकिल। तो ये प्राइमरी साइकिल की बात कर रहे हैं कि अगर जो ब्रेकर है एट दिस पॉइंट पे वो 3 साइकिल्स के अंदर अंदर इसको ट्रिप कर देना चाहिए। मसलन हमारे पास 3 साइकिल्स कितनी बनती है? 50 हर्ट्ज के ऊपर। तो 50 हर्ट्ज अगर हमारे पास सिस्टम है, वन टाइम पीरियड इसका क्या होगा? 20 मिली सेकेंड। इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आता है 60 मिली सेकेंड। तो आवर टारगेट इज टू एक्ट दिस प्रोटेक्शन इक्विपमेंट to operate within 60 millisecond. The speed of the protection should be up to 60 millisecond. Okay? इसी तरीके से जो लो वोल्टेज सिस्टम्स होते हैं उनका जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है उनकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो लिटिल बिट स्लो होती है, दैट इज बिटवीन 5 to 20 साइकिल। जी बताएं, यहां तक बात क्लियर है? तो आगे चलें। जी सर, क्लियर है। ठीक है, अभी ये सेशन एंड हो जाएगा तो मेरे ख्याल से 1 घंटे की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके
The question is why we have to calculate the short circuit analysis, why we have to perform this. So short circuit current must be calculated in the network for sizing and electrical installation and required equipments, as well as determining the mean required for the protection of life and properties. तो मेन जो पर्पस आपके पास, जो भी पहले पिछली स्लाइड्स में भी डिस्कस किया कि शॉर्ट सर्किट का क्या है कि आपने इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, तो अगेन विद द सेम एग्जांपल वी हैव अ जनरेटर। तो यहाँ हमने, अगर मैं ब्रेकर इंस्टॉल करूँ इस डायग्राम के ऊपर, तो कोई मुझे बताएगा ब्रेकर्स आपके नजदीक किस किस पॉइंट के ऊपर इंस्टॉल होने चाहिए, जी बताएं। एक सोर्स पे होगा, एक लोड के पास होगा। मुझे पॉइंट बताओ ना, अगर मैं इसको बस 1 कहता हूँ, बस 2 कहता हूँ एंड बस 3 इसको रिप्रेजेंट देता हूँ। सब बस 1 और बस 3 पे लगेंगे। अच्छा, और कोई आइडिया, मतलब किस चीज को हमने प्रोटेक्ट करना है, उसको कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एक तो मेन सप्लाई जो आती है, तो उस पे हम मेन प्रोटेक्ट सोर्स कर आपके सकते हैं। पास शॉर्ट सर्किट की ये वाली है, ठीक है, एक ही सोर्स है। तो सबसे पहले अगर बस बार के ऊपर फॉल्ट है या लोड के ऊपर फॉल्ट है, तो आपकी यू नीड अ ब्रेकर एट दिस पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर केबल के ऊपर फॉल्ट आता है, ठीक है, तो उस सूरत में अब आपने आइसोलेट करना है। सो बेस्ट इज टू आइसोलेट द फॉल्ट एट थ्रू दिस ब्रेकर, ताकि आपकी ये बस बार एनर्जाइज रहे। अगर इन केस इफ यू हैव अनदर ट्रांसमिशन लाइन, तो वो डिस्टर्ब ना हो। अगर मैं ये वाला ब्रेकर ऑन करता हूँ इस फॉल्ट की वजह से, तो ये वाली ट्रांसमिशन लाइन जो है वो भी कट ऑफ हो जाएगी। ऐसा ही है। सो फॉर दिस फॉल्ट वी नीड अ ब्रेकर एट दिस पॉइंट। सेकंड, अगर बस बार के ऊपर फॉल्ट आ जाए तो वी नीड अ ब्रेकर एट दिस पॉइंट, ठीक है, ताकि जो मेन लाइन है वो आपके पास इंटरप्ट हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास, अगर ट्रांसफार्मर के ऊपर आता है, तो देन यू आल्सो नीड अ ब्रेकर एट दिस एंड। अगर बस बार के ऊपर आता है, तो आपने इस जनरेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक ब्रेकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, चलें, थोड़ा सा टाइम रह गया, अभी सिर्फ डिस्कशन इस लेवल पे करते हैं कि ये बताएं सबसे सीवियर फॉल्ट इस पूरे सिनेरियो में किस जगह होगा? सर केबल पे आ सकता है, बस बार 2 बस बार 3 के दरमियान। सबसे सीवियर आप कह रहे हो यहाँ पे? जी सर। और कोई आइडिया दे जी। एमन आप बताएं, क्यों यहाँ पे सबसे ज्यादा आप समझते हैं कि ये सीवियर होगा? सर केबल है, केबल कभी भी डैमेज हो सकती है किसी भी एनवायरमेंटल की वजह से। सवाल नहीं समझ रहे आप सर लगता है। सवाल मेरा क्या है कि सबसे सर ग्रिड पे भी आ सकता है, किसके ऊपर? ग्रिड पे बिल्कुल स्टार्ट में बस बार 1। बस बार 1 के ऊपर, क्यों? सर क्योंकि वहीं से करंट बेसिकली फ्लो हो रहा है, और अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो वहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। थोड़ा मैथमेटिकली समझाएं मुझे। मैंने आपको, बात सही है, आपका आंसर सही है, लेकिन थोड़ा सा और क्लियरफाई कर लें। मैंने आपको कहा था एक सोर्स है और फिर हम इसको जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जो इसकी इम्पीडेंसेस बीच में आएंगी, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर सबसे मिनिमम इम्पीडेंस होगी सिस्टम में। मींस अगर करंट निकालूंगा तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय जेड होगा ना। ये जेड है टोटल इम्पीडेंस है इन तमाम की। तो यहाँ पे जो फॉल्ट आएगा, तो इसमें आपके पास ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस भी आ रही है, ग्रिड की इंटरनल यानी सोर्स की इंटरनल इम्पीडेंस भी है, और केबल की इम्पीडेंस भी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बिट हायर होगी। लेकिन जितना आप जनरेटर के पास चलते रहेंगे, तो उसमें जो शॉर्ट सर्किट जब लिमिट होगा वो सिर्फ जनरेटर के इंटरनल इम्पीडेंस से होगा, और उसकी इंटरनल इम्पीडेंस बहुत कम होती है। इस वजह से यहाँ पे सबसे सीवियर फॉल्ट या हायर अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे आपके पास फ्लो होगा। ओके, चलें इसको बस ठीक है यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद ये है कि
हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि शॉर्ट सर्किट एनालिसिस हम कैसे परफॉर्म या उसकी क्या थी और फिलोसफी देखेंगे। उसमें एक मेथड है जो यहाँ स्लाइड्स पे आपको नजर आ रहा है कि हम मेथड इस्तेमाल करेंगे। आईईसी स्टैंडर्ड है 60909 जो कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन स्टैंडर्ड है फॉर रेडियल a mesh network including low voltage and a high voltage network। ठीक है, जी बात समझ आ गई? या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर।